Hello friends, class 10. Today I am telling you the second chapter of the political science, federalism. The first chapter I taught you about the power sharing के बारे में हमने पढ़ा था और I hope you understood कि power sharing होती क्या है, जिसमें किसी दो कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट को, कंट्रोवर्सी को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। जो संभावनाएं होती हैं कभी कभी अलग अलग कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट होने की, वो कम होती हैं पावर शेयरिंग करने से। और किस किस तरीके से हम पावर शेयरिंग करते हैं, ऑर्गन्स में हम पावर शेयरिंग करते हैं हम, तो इस तरीके से फेडरलिज्म आज हम पढ़ेंगे। फेडरलिज्म में इन द फेडरलिज्म, तो अगर हम बैक जाएं, कॉन्ट्रास्ट देखें, हम कॉन्ट्रास्ट करें बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में तुलना अगर हम करें, दैट वी सॉ लास्ट चैप्टर में, यू वुड रिकॉल वन ऑफ की चेंजेस। एक की चेंजेस आए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस देखने को मिले। हम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार अमेंडमेंट हुआ था अगर आपको याद हो तो 4 टाइम। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट करना पड़ा। क्यों? वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम करके स्टेट में और स्टेट की भी पावर को कम्युनिटी गवर्नमेंट में ट्रांसफर किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव द पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, एग्जिस्टेड नहीं थी अर्लियर में। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर। तो जो अगर अर्लियर में उनका कोई एग्जिस्ट था तो उनमें जो उनका रोल था, वो जो उनकी भूमिका थी या उनकी जो शक्तियाँ थी, जो उनके फंक्शंस थे, शायद कम थे। बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो भी पावर है अर्ली पीरियड में बेल्जियम में एक स्टेट गवर्नमेंट में या कम्युनिटी गवर्नमेंट में दी जाती होंगी, कभी भी वो छीनी जा सकती थी, ली जा सकती थी वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी टाइम पर वो पावर छीनी जा सकती थी। द चेंजेस दैट टुक प्लेस, और ये जो बदलाव आया वहाँ 1993 में, वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ये डिसाइड किया गया कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो ग्राम पंचायत है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, वो डिस्ट्रिक्ट गांव से और शहर से मिलके बना होता है डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्रॉब्लम्स पता चलेंगी? जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो डीएम है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाता है, उसको कैसे पता चलेंगी पावर्स? जब हम लोकल लेवल पे पावर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो दैट रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन, उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए। दे वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनने से बेल्जियम में अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ा। यानी एक गांव पर गांव के लोग, कम्युनिटी के लोग अपने स्तर से पॉलिसीज बनाने लगे, प्रोग्राम बनने लगे, पॉलिसी प्रोग्राम बनने लगे। जो भी उनके कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स थी वो खुद बनने लगे और इससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगने लगे। क्योंकि एक लोकल जो कम्युनिटीज है, किसी जो एरिया में बिलोंग करते, उसको उस एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बेटर पता होगा, अपने एरिया की कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस तरीके से उनको अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी, अब यूनिटरी गवर्नमेंट थी पहले, वहाँ पर केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास ही एक ओवरऑल पावर थी पूरे कंट्री में रूल बनाने की, और जो कुछ पावर दी भी थी उन्होंने अदर कम्युनिटी को, वो कभी भी छीन सकते थे। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने के बाद, कम्युनिटी जो गवर्नमेंट बनी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावरें थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ा उन्हें। और अब कैसा फॉर्म हो गया? फेडरल फॉर्म बन गया गवर्नमेंट का। वहाँ फेडरल फॉर्म है जिसमें पावर है सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब अपनी पावर को वापस नहीं ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी पावरें होती हैं, वो अपने तरीके से स्टेट में रूल कर सकती है। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट ऑल द पावर। लेकिन श्रीलंका में हमने देखा जो यूनिटरी गवर्नमेंट ही थी, वहाँ पर
वहाँ पर कभी भी वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बन पाई। यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने देखा कि वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ एक भाषा बोली जाती है सिंघाली, सिंघल लैंग्वेज। सिंघल लैंग्वेज मतलब सिंघल कम्युनिटी के लोग सिंघल लैंग्वेज बोलते थे। उस सिंघल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ तक कि उस भाषा को बोलने वाले जो लोग थे श्रीलंका में, उनको प्रेफरेंस दिया गया। गवर्नमेंट जॉब में उनको प्रेफरेंस मिला। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिग्री कॉलेजेस में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको एक भाषा को एक इम्पोर्टेंस दिया गया, सिंघाली भाषा को। गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिला और बौद्ध रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, क्योंकि सिंघाली भाषा को बोलने वाले लोग बौद्ध रिलीजन को मानते थे, फॉलो करते थे। तो कहीं ना कहीं सारे जो राइट्स थे वो एक कम्युनिटी को दिए गए, जिससे क्या हुआ, अदर कम्युनिटी के लोग थे। और अदर कौन थे वहां पर? श्रीलंकन तमिल थे और इंडियन तमिल थे। इंडियन तमिल जिनके फोर फादर कभी इंडिया से बिलोंग करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, एक अलग से कम्युनिटी के लिए प्रोटेस्ट किया, तमिल टाइगर इलम बनाया और उसके अगेंस्ट लड़ा। और इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया। यानी कि ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लगे, हजारों लोग मारे गए और कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और एक रिफ्यूजी का जीवन बिताना पड़ा, ऐसा हमने पढ़ा था। नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर थी, जो कि तमिल गवर्नमेंट, तमिल लीडर जो थे वो क्या चाहते थे, तमिल बोलने, वो फेडरल सिस्टम चाहते थे वहाँ पर। जबकि जो सिंघाली कम्युनिटी के लोग थे वो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे, इसका अपोज किया उन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट में सारे जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी, सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग, उनको इक्वलिटी दी जाती थी, लेकिन ऐसा तमिल लीडर चाहते थे। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, जैसे हमने पावर शेयरिंग पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्या है, जहाँ पर पावरों को डिवाइड की जाती है, चाहे वो ऑर्गन्स में हो या अदर कम्युनिटीज में हो या एक एरिया वाइज हम अगर पावर शेयरिंग करें। गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। तो गवर्नमेंट जो क्या है, जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटीज में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं जैसे स्टेट्स हैं या लोकल गवर्नमेंट है, उनमें यूजुअली अगर हम देखें, यूजुअली हम देखते हैं जो फेडरेशन है, फेडरेशन में हम देखते हैं 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी पावर डिवाइड होती है 2 लेवल पर। वन इज गवर्नमेंट फॉर एक पूरे देश के लिए होती है जो गवर्नमेंट है, यानी पूरे देश के लिए कानून बनाती है वो जो गवर्नमेंट है। एंड दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट। लेकिन फ्यू सब्जेक्ट पर कानून बनाती है वो, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, यानी सारे स्टेट की गवर्नमेंट को। हमारे इंडिया में 28 स्टेटों में गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेटों में रूल बनाती है और हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट तक ही सीमित होती है, वो दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती है। इट मीन्स एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो क्या करती है, सारे स्टेट की गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करती है, फाइनेंस करती है और डिसीजन लेती है। यानी कि पूरे देश को एक यूनिटी में बांधने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी ओपिनियन पर या किसी पॉलिसीज पर, ऐसा देखा जाता है। उस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कभी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, और कभी कभी एक स्टेट का दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट, एक स्टेट की गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ हो जाता है, कभी एक सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ हो जाता है या एक कम्युनिटी का। तो चाहे स्टेट के साथ कंट्रोवर्सी हो या स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंट्रोवर्सी हो या एक सिटीजन की स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जुडिशरी है जो क्या करती है, जजमेंट करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। एक तो पूरे देश के लिए होती है गवर्नमेंट, ठीक हो गया। और जो क्या होती है फ्यू सब्जेक्ट जो मैं अभी बताना चाहूँगा, जैसे कोई नए करेंसी छापने का पावर है, वो क्या है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अभी हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू हुआ था, CAA, तो जो सिटीजनशिप देने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नई करेंसी छापने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देश में एक नई जो रेलवे जो होती हैं, रेल रिक्रूटमेंट, रेलवे की भर्तियां या नए जो रेलवे जोन्स बनाने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो पोस्ट ऑफिस हैं, जो बैंक्स हैं, जो पासपोर्ट्स हैं, ये सारे जो काम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर माने जाते हैं। जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय हित के लिए है, जिसमें एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, और देश में कोई सिक्योरिटी से संबंधित जो नियम है, जो बाउंड्रीज है, किसी भी हमारे इंडिया के अंदर जो बाउंड्री बनाई जाती है, वो बाउंड्री में भी जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। उस सब्जेक्ट पर भी जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, संधियां होती हैं, वो भी नेशनल एक क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेती है। ये सारे जो मैटर्स मैंने आपको बताए, ये सारे मैटर्स सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने की। अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोमिनेंस। तो अदर गवर्नमेंट जो होती हैं वो प्रोमिनेंसेस होती हैं किसी राज्य पर या क्षेत्र पर। स्टेट भी कहते हैं, प्रोमिनेंस भी कहते हैं। पहले प्रोमिनेंसेस होते थे यहाँ पर, उनमें राजा राज्य करते थे। राज्यों में किसी राज्य में कोई राज्य, जैसे कश्मीर है, कश्मीर का राजा था। मैसूर है, मैसूर का राजा था। मैसूर में आपने सुना था हैदर अली था, टीपू सुल्तान थे। हैदराबाद थे, वहाँ निजाम हुआ करते थे। तो अवध था, अवध में भी राजा बेगम हजरत महल जो थी वो अवध की रानी थी। तो प्रोविनेंस हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टेट बने। स्टेट आज़ादी के बाद तो स्टेट है आजकल। वो क्या करते हैं, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। अपने स्टेटों में जो पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट में रूल कर रही है, वो क्या करती है, अपने स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिंग करती है, प्रशासन चलाती है। जैसे वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे वहाँ फॉरेस्ट है, वहाँ एग्रीकल्चर है, या वहाँ की पुलिस है, या अदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन पर क्या करती है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, रूल करती है 5 ईयर। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो दोनों लेवल है गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल के हो या उस स्टेट में हो, वो अपनी अपनी पावर को एक इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स पर इंटरफियर नहीं कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। यानी कि बोथ द गवर्नमेंट ऑफ आइदर द यूनियन और स्टेट बोथ इक्वली इंजॉय द पावर ऑफ द एरिया। इन द सेंस, अगर हम सेंस को देखें, फेडरेशन देखें, कॉन्ट्रास्ट करें, हम एक यूनिटरी गवर्नमेंट को अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें, अंडर द यूनिटरी सिस्टम में देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट देखें, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, रेजिडेंट वहाँ पर सुप्रीम होता है। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट अलग है और यूनियन गवर्नमेंट अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है कैन पास एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर पास कर सकती है। किसको, प्रोविंशियल जो होते हैं या स्टेट को या लोकल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास कर सकती है। बट फेडरल में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने अभी भी बताया, हाँ अगर स्टेट में भी उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तब तो कर सकती है, क्योंकि तब वो मानेगा भी, क्योंकि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है उस स्टेट में भी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देती है यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को, जो भी बीजेपी की कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर यहाँ कांग्रेस की होती, उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं देती और वो मानने के लिए मजबूर भी नहीं होते। तो फेडरल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती। हाँ, पूरे देश के लिए जिस सब्जेक्ट पर उसे कानून बनाने का अधिकार, उसमें कानून तो बना ही सकती है। जैसे बहुत सारे नोट बंद कर दिए थे 500 और 1000 के, क्यों, क्योंकि करेंसी पर
नई करेंसी छापने का पुरानी करेंसी को बंद करने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में है ही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को, बाहर के नागरिक को यहाँ की सिटीजनशिप दे सकती है, वो भी उसके सब्जेक्ट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ट्रीटी कर सकती है बाहर के देशों के साथ, वो भी उसके सब्जेक्ट में है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स पर पावर में रह सकती है या पावर दिखा सकती है जिसमें उसके राइट्स हैं। पर अगर वो कहे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लागू करो, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को वो कंपेल नहीं कर सकती है कुछ करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट एज ए पावर, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट में कोई जॉब प्रोवाइड करे किसी अनएम्प्लॉयड को, या चाहे तो ना करे। एजुकेशन की जहाँ पर बात है, एजुकेशन क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मैरिज हो गया, इसमें क्या करते हैं, दोनों मिलके कानून बनाते हैं। तो विच इट इज नॉट आंसरेबल। तो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाती है अपने स्टेट में, जो पॉलिसीज लागू करती है, चाहे एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड, उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी करेंसी को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकती, वो काम है आरबीआई का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, किसी भी स्टेट में वो क्या कर सकती है, कुछ सब्जेक्ट पर सारे स्टेटों के लिए एक साथ कानून बनाने का अधिकार है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बनाती है वो नहीं, क्योंकि इंटायर कंट्री के लिए उसे रूल बनाने का अधिकार होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एज ए पावर, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, विच इट इज नॉट आंसरेबल, जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं कर सकती है, कि हमें एक्सक्यूजेज नहीं दे सकती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है और ऑर्डर नहीं दे सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देने के लिए मजबूर नहीं है। दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली, ये जो गवर्नमेंट होती है सेपरेटली अपना अपना काम करती है। अब उस कंडीशन में ईजी हो जाता है जब सेंट्रल में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस कंडीशन में वो आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट के अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने स्टेट में, वो वही लागू कर देते हैं, मतलब आसान होता है उनके लिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कीज। अगर हम देखें फेडरलिज्म को, अगर हम देखें फीचर्स देखें, तो हम देखेंगे देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर 2 लेवल, जैसे सेंट्रल और स्टेट, यहाँ तो तीसरा लेवल भी है जैसे लोकल गवर्नमेंट है, 2 लेवल हैं गवर्नमेंट के। अगर हम फेडरलिज्म में देखें, जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो अलग अलग टायर हैं, टायर मैंने आपको बताए थे, टायर ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये तो हॉरिजॉन्टल ये ऑर्गन्स हैं। टायर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसको टायर बोलते हैं, जो क्या है वर्टिकल फॉर्म कहलाता है, इसको टायर भी बोलते हैं, याद रखना। सेंट्रल के बाद फिर स्टेट में बटा हुआ है, स्टेट के बाद फिर स्टेट ने लोकल को दिया है, दैट इज ए टायर। A government the same citizen, each tier has its own jurisdiction। जो हर टायर है ओन जुरिडिक्शन होता है इसका इन स्पेसिफिक मैटर में, जैसे लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन के रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से रिलेटेड है। द जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें, जो कानून प्रक्रिया है, जो जस्टिस है, रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो लेवल हैं गवर्नमेंट के या जो टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका मेंशन है। जुडिशन में हम ये देखते हैं रिस्पेक्टिव लेवल्स होते हैं और यहाँ टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो द एग्जिस्टेंस जो है अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्या कहते हैं, संवैधानिक पद माना जाता है, संविधान के द्वारा मेंशन है, तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं। फंडामेंटल प्रोविजन जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, केवल एक लेवल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता संविधान में। जो अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, फंडामेंटल जो प्रोविजन है, सच चेंजेस रिक्वायर द कांस्टेंट बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। अब जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वो किसी एक स्टेट में तो लागू होगा नहीं, फंडामेंटल राइट्स पूरे इंटायर कंट्री के लिए लागू हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बने हुए हैं
कोर्ट्स जो होती है हैव द पावर, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करे, इंटरप्ट करके पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, इंटरप्ट कर सकती है। कैसे? द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एंड अम्पायरबल, हाईएस्ट जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो अंपायर का काम करता है, क्योंकि जो भी डिस्प्यूट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें वो अंपायर यानी अपनी एक जजमेंट देता है। अगर किसी भी लेवल में, किसी भी ऑर्गन्स में, किसी टायर में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कहे हम कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंपायर का काम करता है, क्योंकि वो जजमेंट देता है। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर्स में, अगर अपनी पावर से रिलेटेड या किसी बात पर कंट्रोवर्सी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। सोर्स ऑफ जो रेवेन्यूज हैं टैक्स से रिलेटेड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो क्लियरली स्पेसिफाइड हैं टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में। अगर हम फेडरल सिस्टम को देखते हैं देश में, दस इट एज ए ड्यूल ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं फेडरल सिस्टम में। को क्या करता है, सेफ गार्ड, सुरक्षा देता है, और एक देश की यूनिटी को बढ़ावा देता है। एक देश में सुरक्षित भी रहेंगे लोग और यूनिटी में भी बढ़ावा यूनिटी को भी प्रमोट करेंगे। वाइल एट द सेम टाइम ये क्या लागू करते हैं, एकोमोडेट क्या करते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी, जो एक लोकल एरिया में जो विभिन्नता देखने को मिलती है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन, बहुत ही निर्णायक तत्व हैं फेडरलिज्म में, इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग लेवल पर, जो मैंने आपको बताया था, जैसे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। तो लोकल लेवल पर भी पोस्ट होती हैं, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं या वार्ड मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपालिटीज में। तो ये क्या कहता है कि जो टू एक्सपेक्ट हैं डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स, गवर्नमेंट जो अलग अलग लेवल के हैं सेंट्रल और स्टेट के, उनको किसी रूल्स पर, किसी नियम पर एग्री होना चाहिए पावर शेयरिंग करने के लिए। उनको ट्रस्ट भी करना चाहिए। ईच वुड अबाइड बाय पार्ट्स ऑफ एग्रीमेंट, जो उसे बधे हुए हैं वो एग्रीमेंट से। आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम की अगर हम बात करें, हैज बोथ एक्सपेक्ट, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो पारंपरिक विश्वास है, एग्रीमेंट है एक साथ रहने का, तभी एक देश में यूनिटी हो सकती है और देश आगे बढ़ सकता है। एग्जैक्ट बैलेंस अगर हम देखें, पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट की जो अगर हम पावर देखें या उनका बैलेंस देखें, वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर, वो अलग अलग दिखता है एक फेडरेशन से दूसरे में। द बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन हिस्टोरिकल कंटेक्ट, जो बैलेंस वो डिपेंड करता है जो उसका ऐतिहासिक कंटेक्ट है, वो क्या था, फेडरेशन कैसे बना था वहां पर। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स, ये दो तरीके हो सकते हैं विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म, जिसमें फेडरेशन बना है। फर्स्ट रूट जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, जो स्टेट होते हैं एक कंट्री के अंदर, जो स्टेट होते हैं कमिंग टुगेदर, जिसमें एक साथ आते हैं वो, एक जैसे इंडिया में जो सारे स्टेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर काम करें, वो ऑन देयर ओन टू फॉर्म में बिगर यूनिट बनाते हैं कमिंग टुगेदर में। सो दे आर बी पुलिंग सोवर्निटी होती है वहां पर, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं वो। और सोवर्निटी यानी कि वो इंटरनल मैटर पर इंटरफेयर नहीं करते हैं, जिसको सोवर्निटी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें क्या होते हैं स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी ही पावर होती है, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और स्टेट क्या है, ईच स्टेट इज पावरफुल, हर स्टेट को इक्वल पावर मिली है कमिंग टुगेदर में। जैसे इसमें हम देखें यूएसए से ही आप तीनों देशों के नाम याद कर सकते हैं। यू से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, एस से यहीं से स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, ए से यहीं से ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं, और ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, और स्टेट एज ए पावर टू सेपरेट फ्रॉम कंट्री, और स्टेट के पास इतनी बड़ी पावर होती है कि वो कंट्री से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है वो कंट्री से। हमारे यहाँ कंट्री में स्टेट को कंट्री से अलग होने की पावर नहीं। अगर उत्तराखंड चाहे
इंडिया से अलग हो सकता है, अलग देश बना सकता है, नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक यूनियन माना है, स्टेट, राज्यों का संघ है भारत एक। स्विट्जरलैंड में भी ऐसी पावर है जहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों को इक्वली पावर दी गई है और स्टेट कंट्री से सेपरेट हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया भी। इन द फर्स्ट कैटेगरी में जो फेडरेशन है, इस तरह का जो फेडरेशन होता है, ऑल जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होता है, सभी जो स्टेट होते हैं यहाँ इन कंट्रीज में, वो इक्वली पावरफुल होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरह नहीं। और वाइज इस फेडरल गवर्नमेंट में सेकेंड रूट जो है लार्ज कंट्री होता है, जो जहाँ बहुत बड़े देश होते हैं, जैसे भारत है, डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, अपनी पावर को डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट जो होते हैं और नेशनल गवर्नमेंट, उनमें पावर को डिवाइड करते हैं वो। जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, इसमें एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है, होल्ड करके रखता है। यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप, बट स्टेट आर नॉट पावरफुल एज द सेंट्रल। स्टेट उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी सेंट्रल। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, वो अपने स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे क्वेश्चन नहीं कर सकती और स्टेट गवर्नमेंट उसे आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है हमारी कंट्री में। लेकिन स्टेट सेंट्रल से अलग नहीं हो सकता है, नंबर एक। दूसरा, जो कुछ स्टेट हमारे इंडिया में मोर पावरफुल है, कुछ कम पावरफुल है, यानी कि वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर कुछ स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, कुछ स्टेट कम पावरफुल है। जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। कमिंग टुगेदर में सारे स्टेट इक्वली पावरफुल होते हैं और स्टेट सेंट्रल से अलग भी हो सकता है, ये अंतर होता है। और वहाँ पर सेंट्रल की और अलग से सिटीजनशिप बनानी पड़ती है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप बनानी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप किसी एक भाग के निवासी हैं तो आप पूरे इंडिया के निवासी माने जाएंगे, आपको उस स्टेट का अलग से, इंडिया का अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होल्डिंग टुगेदर में यही फ़ायदा रहता है कि कुछ स्टेट्स जो होते हैं, सेंट्रल और स्टेट्स में पावर डिवाइड तो होती है लेकिन इक्वली नहीं होती है। वेरी अवन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो फेडरेशन है अनइक्वल पावर होती है। सम यूनिट को स्पेशल पावर होती है, जैसे पहले जम्मू कश्मीर को, अभी तो नहीं है, जम्मू कश्मीर को काफ़ी स्पेशल पावर थी। यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर है, नॉर्थ पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादा पावर दी गई थी। हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं आखिर कौन सी चीज़ें हैं व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, कौन सी चीज़ें इंडिया को फेडरल बनाती है। अर्लियर में हमने ये देखा कि कैसे जो छोटे कंट्रीज हैं, जैसे बेल्जियम है, श्रीलंका है। बेल्जियम तो इतना छोटा था कि हरियाणा के जितना, पॉपुलेशन में हरियाणा से भी आधा। श्रीलंका फेस, इन दोनों कंट्रीज ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की एंड मैनेजिंग डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं थी। व्हाट अबाउट वास्ट कंट्री, भारत जैसा बड़ा कंट्री, उसके बारे में तो वहाँ तो कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म, रिलीजन्स हैं, कई क्षेत्र हैं, क्षेत्र भी कई हैं, और जितने क्षेत्र हैं उतने उतनी भाषाएं और धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किए जाते हैं हमारे देश में, कैसे किए जाते हैं वो। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें, इंडिया एज इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट, भारत जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन है। यहाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हुआ यहाँ का, यानी जब भारत का पार्टीशन हुआ उस समय काफ़ी सारा लोगों को सेक्रीफाइस, बलिदान देना पड़ा अपनी लाइफ का। पेनफुल, कष्टदायक रहा ये। भारत का पार्टीशन इतनी आसानी से तो हुआ नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, तो इसका जो जर्नी रही है फ्रीडम की, वो काफ़ी पेनफुल रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, तो कई सारे प्रिंसली स्टेट थे, जो मैंने बताया, यहाँ जो राजा थे, प्रिंसली स्टेट कहा जाता था उनको, जहाँ राजा थे, जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, अवध है, कश्मीर है। तो इन जगह पर जो राजा थे, उन लोगों को क्या कहा गया, भारत आज़ाद हो गया, आप अपनी क्या कर दिए, जो आपका जो राज सिंहासन है, उस राज्य को आप अपनी भागदौड़ छोड़ दीजिए, शासन करना वहाँ पर, क्योंकि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है और ये एक कंट्री का पार्ट बन चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया, इंडिया एज यूनाइटेड ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का क्या है, संघ बन गया।
कई सारे राज्य थे यहाँ पर, और कई सारे राज्यों को आज़ादी के बाद जैसे जैसे आज़ाद होने लगे, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। ऐसे यूपी बना, कि कश्मीर बनाया गया, कश्मीर को राज्य बनाया, राज्य में शामिल किया गया। और ऐसे ही पहले मुंबई था, वो मुंबई को दो भागों में बांट दिया, मुंबई और गुजरात में सिस्टम है, तो कई सारे राज्यों में कन्वर्ट हो गए, यूनियन ऑफ स्टेट बना। यानी कि जितने राज्य थे वो तो थे ही थे, लेकिन ये भी तय किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के पीपल के अकॉर्डिंग नए राज्यों को भी बनाया जा सकता है। यानी एक राज्यों को डिवाइड करके, डिवीज़न करके दो राज्यों में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर वहाँ की पीपल चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कई राज्य बनाए जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा जब भारत आज़ाद हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें केवल 14 ही स्टेट थे इंडिया में और 6 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन धीरे 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 25वां जो था, 25वां राज्य बना था गोवा हमारा, और देखते देखते 29 थे। जम्मू कश्मीर को दोबारा से यूनियन टेरिटरी में दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और यूनियन टेरिटरी बनाए गए। और अब इंडिया में 28 स्टेट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो डिक्लेयर करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हालांकि ये फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करता है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पर यकीन करता है, उस पर चलता है, उनके सिद्धांतों पर चलता है, फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर चलता है। लेट अस गो बैक टू 7 फीचर्स। अगर हम 7 फीचर्स देखें फेडरलिज्म के जो मेंशन है अब में, वी कैन सी ऑल दिस फीचर अप्लाई टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे फीचर्स जो हैं, प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर 2 टायर हैं। टायर मैंने आपको बताए थे, टायर किसको बोलते हैं और ऑर्गन किसको बोलते हैं। ऑर्गन क्या है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, जो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या कहलाते हैं? ये ऑर्गन कहलाएंगे। और टायर क्या कहलाएंगे? टायर आएंगे जिसे चलता है देश। टायर गाड़ी में जैसे टायर होते हैं, ऐसे ही देश में भी टायर है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। इससे क्या हो रहा है? देश चल रहा है। और ये देश जो चल रहा है इसमें भी ऑर्गन बना दिए। टायर में क्या बने हैं? ऑर्गन बना दिए। टायर में क्या ऑर्गन बनाए? लेजिस्लेटर भी बनाई, वो कंट्री में भी होगी और स्टेट में भी होगी लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव बनाए, सेंट्रल में भी एग्जीक्यूटिव होंगे जो देश के लिए कानून बनाएंगे, स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव होंगे। देश में भी जुडिशरी होगी, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में भी जुडिशरी होगी। इज दैट ओके? अगर हम बात करते हैं 2 टायर्स की, यूनियन गवर्नमेंट व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट को रिप्रेजेंट, को अपने स्टेट में लॉ बनाता है और इसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर करने के लिए बाध्य नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कानून बनाने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फ्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो बहुत क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी पावर को इंजॉय कर रहे हैं। हमने ऐसा पढ़ा था कि बहुत अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी पावरों को इंजॉय करते हैं। लेटर 3rd टायर जो हमारे फेडरलिज्म में है, ऐड की गई पंचायत और म्यूनसिपालिटी। पंचायत कहते हैं गांव में, हर गांव में एक पंचायत होती है, 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, 5 साल बाद दोबारा पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज से। ऐसे म्यूनसिपालिटी है, शहरों में नगर पालिका होती है, उसी डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव में ग्राम पंचायत होती है और शहर में म्यूनसिपालिटी होती है जिसको नगर पालिका बोलते हैं। जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहाँ म्यूनसिपालिटी की जगह नगर निगम होते हैं, वहाँ जहाँ 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है। एज इन एनी फेडरेशन में हम देखते हैं। और जो पंचायत होती है, जैसे मैंने म्यूनसिपालिटी बताई, म्यूनसिपालिटी का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। और जो नगर निगम होता है, नगर निगम का जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। यानी हल्द्वानी जैसा बड़ा इलाका है जो नगर निगम में कन्वर्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ का जो हेड होगा नगर निगम का उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। और म्यूनसिपालिटी के हेड को चेयरमैन बोलते हैं। जैसे हमारे पिथौरागढ़ में है राजू रावत, म्यूनसिपालिटी का वो चेयरमैन है।
ऐसे ही हर जगह पर म्यूनसिपालिटी होती है तो वहाँ चेयरमैन होते हैं, और जहाँ नगर निगम होती है वहाँ का हेड क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। एज इट एनी फेडरेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि म्यूनसिपालिटी के या नगर निगम के हेड को क्या बोलते हैं? म्यूनसिपालिटी के हेड को चेयरमैन और नगर निगम के हेड को मेयर बोलते हैं। फेडरेशन में अगर हम देखें, दीज डिफरेंट टायर्स जो होते हैं, अलग अलग जो टायर हैं, टायर बने हैं जिससे चल रहा है देश, टायर से तो चलेगा देश। सेपरेट ज्यूरिडिक्शंस होते हैं इनके। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लियरली डिपेंड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगा, और तीन लिस्टें बना रखी हैं हमने, यानी कि टायर तो 3 टायर हैं, लेकिन जो 3 हमने सब्जेक्ट बनाए उनमें कुछ पावर है हमने लोकल गवर्नमेंट को भी दी है। तो वो जो लिस्ट है वो हम पढ़ेंगे कि वो लिस्ट क्या है। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्टें जो है इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट का महत्व है, तो कुछ सब्जेक्ट जो है नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, यानी कि एक देश के लिए जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंस हो सकता है। जैसे एग्जांपल डिफेंस है, अगर हम कोई भी रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर जो विदेशी मामले हैं, यानी कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी की जाती है किसी दूसरे देश के साथ, वो भी यूनियन लिस्ट में आते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। देश में कितनी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड। बैंकिंग है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं बैंकिंग। कम्युनिकेशन है, संचार व्यवस्था, टावर कहीं पे लगाना है, और करेंसी वगैरह जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही पासपोर्ट है या सिटीजनशिप है। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट विच वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, जिसमें क्या करते हैं, एक देश की गवर्नमेंट कानून बनाती है एंड कैन मेक लॉ रिलेटिंग सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में अगर ये सब्जेक्ट शामिल हैं, इसमें टोटल 96 सब्जेक्ट हैं, 98 आजकल हो गए हैं। तो इनमें क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाती है। ऐसे अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। स्टेट में जो लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो शामिल किए जाते हैं किसी स्टेट के अंदर, जैसे पुलिस है, ट्रेड व्यापार है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। तो इन सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट अपने देश के अंदर इंटरनल मैटर्स पर ये कानून बनाने का अधिकार। सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स पर कानून बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन बल, जो स्टेट खुद ही लॉ बनाती है, इससे स्टेट लिस्ट में मेंशन है, क्योंकि ये अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, जो तीसरी लिस्ट है, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसमें भी कॉमन इंटरेस्ट जो पब्लिक से रिलेटेड हैं उसको लिया जाता है। लेकिन इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती है। लेकिन अगर किसी मैटर पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल माना जाता है। दोनों तो कानून बनाते हैं, अब दोनों जिस मैटर पर अगर कानून बना रहे हैं, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इस दशा में, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो डिसीजन दे। जैसे कि एजुकेशन है, हमने देखा सेंट्रल और स्टेट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करेगी, या दोनों मिलके क्या करेंगे, चाहे तो स्टेट लागू कर सकता है उसको या नहीं भी कर सकता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में लागू होगी। एजुकेशन पर दोनों मिलके कानून बनाते हैं स्टेट, तो स्टेट के जो काउंसलर थे उनसे भी सजेशन लिया गया। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट पर भी दोनों कानून बनाते हैं। ट्रेड पे, यूनियन पे, और मैरिज पे और एडॉप्शन पे, कोई भी गोद लेना है किसी चाइल्ड को, एडॉप्शन पे, या सक्सेशन पर, उत्तराधिकार से रिलेटेड, किसको एक पर्सन अपना उत्तराधिकारी मानता है प्रॉपर्टी में, सक्सेशन। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें कानून बनाती है। मैरिज है तो डिवोर्स भी इसी में आता है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, फैमिली प्लानिंग वगैरह, हेल्थ वगैरह, हेल्थ पर भी दोनों कानून बनाते हैं। सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों मिलके हेल्थ सेक्टर पर कानून बनाने का अधिकार है। गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बनाती है।
इन द लेस इफ द लॉ कन्फ्लिक्ट, यदि लॉ कन्फ्लिक्ट है ईच अदर, एक दूसरे से उनसे कंट्रोवर्सी है, तो लॉ मेड बाय यूनियन, और यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है उसी को माना जाएगा, वही लागू होगा, प्रिवेल होगा। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री लिस्ट, जो सब्जेक्ट इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आते, यूनियन, स्टेट एज वेल एज कॉन्फ्रेंस में, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी यानी कि ना यूनियन लिस्ट में आता है, ना स्टेट में आता है, ना कॉन्फ्रेंस लिस्ट में आता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया वाज मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस सब्जेक्ट में जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते उसको में यूनियन गवर्नमेंट का ये पावर है कि वो लेजिस्लेट करे, उसमें पावर अपनी दिखाए या कानून बनाए, वो बोलते हैं रेस्यूटरी सब्जेक्ट्स। एग्जाम में आ चुका है कि रेस्यूटरी सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, आप बोलोगे सच सब्जेक्ट विच डू नॉट इंक्लूड इन एनी थ्री लिस्ट, वो सब्जेक्ट जो किसी भी थ्री लिस्ट में नहीं आते हैं रेस्यूटरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देंगे आप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या साइबर, जो साइबर क्राइम इतने होते हैं आजकल, उस पर जो कानून बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और वो किसी भी इन तीन लिस्ट में नहीं आता, इसलिए उसको रेस्यूटरी सब्जेक्ट बोलते हैं। वी नोटेड अवर द मोस्ट फेडरेशन, हमने देखा दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर, देखा एक तो हमने कमिंग टुगेदर देखा, एक होल्डिंग टुगेदर देखा, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया में। डू नॉट गिव इक्वल पावर, वहाँ पर स्टेटों में जितने स्टेट है कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है इक्वल पावर नहीं दी गई है। ऑल द स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट इंजॉय स्पेशल स्टेट्स, कुछ स्टेट जो है इंडिया में स्पेशल स्टेटस रखते हैं, दर्जा रखते हैं। ये पहले का है, आजकल तो क्या जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी में घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने। जम्मू कश्मीर के बाद पहले क्या था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस स्टेट का अपना अलग ही एक झंडा था। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि पूरे स्टेट में पूरा भारत का झंडा ही लागू होता है, क्योंकि इंडिया क्या है, स्टेट ऑफ यूनियन है। तो मैनी प्रोविजन थे वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग सा बनाने के कारण, वहाँ पर जो इंडिया के लिए रूल बनते थे वो उस स्टेट में लागू नहीं भी होते थे, बिना स्टेट असेंबली के। स्टेट असेंबली अप्रूवल करती थी, यानी उस स्टेट की गवर्नमेंट जब अप्रूवल करती थी यूनियन के द्वारा, तब वो अप्रूवल होता था। इंडियंस हु आर द नॉट परमानेंट रेसिडेंट, जो इंडिया के हैं लेकिन जो परमानेंट निवासी नहीं है उस स्टेट के, वो वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और घर नहीं बना सकते थे। हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ये। सिमिलरली स्पेशल जो प्रोविजन थे एग्जिस्ट जो थे फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। देयर आर सम यूनिट्स, कुछ यूनिट हम देखते हैं विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, जिनके पास क्या है, कुछ स्टेट में बहुत ही लिटिल पावर्स हैं। देयर आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, एंड बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं जो, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड, लेकिन वो बिना एग्जिस्टिंग हुए मर्ज्ड नहीं होते हैं। दे एरिया लाइक चंडीगढ़, जैसे कि चंडीगढ़ बहुत छोटा है, लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी भी है वो, और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है लक्षद्वीप है, और यहाँ कैपिटल सिटी है दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, आर कॉल यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, इन टेरिटरी के बाहर स्टेट की पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बाहर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर है इसको रूल करने की। यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी में थोड़ा अलग केस है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेज, ये इतना आसान नहीं है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस करना। पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स ओन चेंजेस, पार्लियामेंट खुद इसमें इतना अरेंजमेंट चेंजेस नहीं कर सकती है। एनी चेंजेस, जो कोई भी बदलाव किए जाते हैं, पहले तो बोथ हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी चेंजेस करने हैं, कंट्री से रिलेटेड अमेंडमेंट जो सुधार करने हैं, दोनों हाउसों में पास किया जाता है वो प्रपोजल। एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, जितने मेंबर हैं उसके 2/3 जो सदस्य हैं उनकी मेजोरिटी होनी जरूरी चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेटर, उसके बाद से लेजिस्लेटर के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा लेजिस्लेट किया जाता है, और एटलीस्ट हाफ, टोटल स्टेट्स के हाफ लोगों के द्वारा इसको अप्रूवल होना
ज़रूरी है। और उसके बाद जुडिशरी जो होती है देश की, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इम्प्लीमेंटेशंस जो सुधार करती है उसमें प्रोविजंस देखते हैं एंड प्रोसीजर होते हैं जो उसकी। इन केस जो डिस्प्यूट होता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, जो भी डिवीजन किया जाता है पावर्स का, उसमें जो डिस्प्यूट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन लेते हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एज अ पावर, दोनों के पास ये पावर है कि वो रिसोर्सेस को लेविंग टैक्स के द्वारा क्या करें, लोगों में टैक्स लागू करना, एंड ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी एक दूसरे से क्या हुआ है, कनेक्टेड है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।